गेस्टुलेशन पहले बनाऊंगी, फिर तुम लोग बनाना, पहले समझ लो तुम, ठीक है। अब हम गेस्टुलेशन पे चल रहे हैं। देखो, तुमको ये समझाया था कि भ्रूण जो है वो दो, उसमें दो परतें बनी थी, एक तो ट्रोफोब्लास्ट, हाँ, ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं से क्या बन रहा था, जल्दी, भ्रूणीय झिल्लियां, पढ़ाया था ना, ट्रोफोब्लास्ट से भ्रूणीय झिल्लियां, और एक तरफ ये ऐसा कोशिकाओं का समूह बना था, इनर सेल मास बोला था, फिर से देख लो अच्छे से, हाँ, तो हमने ये देखा था, दिस इज ट्रोफोब्लास्ट, और इसको, ये जो समूह बना था इसको क्या बोला, इनर सेल मास। और बोलते जाओ जल्दी जल्दी, ये इनर सेल मास से क्या बनता है, पूरे पूरा भ्रूण, भ्रूण का निर्माण किससे होता है, इनर सेल मास। तो मैंने इनर सेल मास की कोशिकाओं को स्टेम सेल बोलेंगे, बताया था, क्योंकि इसकी हर एक कोशिका से मतलब ऑर्गन बनने वाले ना, तो इसी की कुछ कोशिकाएं डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगी, कुछ कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र बनाएगी, है ना, कुछ और कोई सिस्टम बनाएगी, तो सेल तो यही है, बट सारे सिस्टम इससे बनेंगे, तो इसकी कोशिकाओं को तो स्टेम सेल बोलेंगे। और कहाँ होते बच्चे में स्टेम सेल, बच्चे में और स्टेम सेल कहाँ होते हैं, एक तो इनर सेल मास के हो गए, और मैंने तुमको स्टेम सेल थोड़ा याद कर लो, अस्थि मज्जा भी पढ़ाया था, प्लूरीपोटेंशियल कोशिका है जो आरबीसी में बदलती है डब्ल्यूबीसी में, और प्लेटलेट पढ़ाया था नहीं था, कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो वहां पे भी तो थी बोन मैरो, अस्थि मज्जा में स्टेम सेल है, एक ही इनर सेल मास की स्टेम सेल है। स्टेम सेल का क्या कंसेप्ट है, व्हाट इज स्टेम सेल, जो किसी भी प्रकार के अंग में बदल सकती है, और कहाँ, गर्भनाल, समझ गए, जो गर्भनाल होती है उसको उसको संभालते नहीं है, चाइल्ड बर्थ के बाद उसको तो फेंक देते हैं, वो किसी काम की नहीं होती है, लेकिन वो गर्भनाल के अंदर तो रुधिर वाहिकाएं होती है, और ब्लड में तो स्टेम सेल है ही, तुम्हें पता ही है, मैंने अब भी बोला, ठीक है। तो उसको आजकल संभाल के रखते हैं 20-30 साल तक, उससे क्या फायदा होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं आजकल, मदर्स जो रहती है, जो अवेयर है, जिनको मालूम है कि वो उसके अंदर स्टेम कोशिकाएं हैं और बच्चे के लिए वो बहुत उपयोगी है, तो बच्चे को वो स्टेम सेल का क्या यूज होगा फ्यूचर में, कम से कम 1000 बीमारियां बच्चे की उससे क्योर हो सकती है। गिर गया वो, और उसको बहुत यहाँ चोट आ गई, हेड इंजरी हो गई, ये लीवर डैमेज हो गया, है ना, या कोई ऐसी बीमारी जिसमें कोई ऑर्गन उसका खराब होने लगा, फेफड़े वगैरह, तो वो स्टेम सेल की कोशिकाएं निकाल के उसी अंग में वो लोग ग्राफ्ट कर देते हैं। जैसे लीवर सेल में डालोगे तो कायम बदल जाएगी लीवर, तो उसके घाव वगैरह जल्दी भरेगा, समझे, उसको ब्रेन में डाल दिया तो कहाँ डेवलप, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, न्यूरॉन। इवन आजकल तो ये स्टेम सेल को आनुवंशिक बीमारियों के लिए भी उपयोग में लाने लगी, है ना, कि डिफेक्टिव जीन को हटा दो, आजकल तो ये करने लगे हैं बहुत सारी बीमारियों में, तो उसको संभालते हैं, ये स्टेम सेल है, क्लियर है। तो इनर सेल मास से पूरा बच्चे की बॉडी बनने वाली, ट्रोफोब्लास्ट से भ्रूणीय झिल्लियां बनेगी, कौन सी वो बाद में देखते हैं, ठीक है। अब ये इम्प्लांट हो गया है ना, गर्भाशय के आंतरिक दीवार को क्या बोला था, एंडोमेट्रियम, याद आया, ठीक। तो ये एंडोमेट्रियम है जो कि काफी मोटी हो चुकी है, वस्कुलर, ये एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांट, अच्छा मैंने समझाया था कि जैसे जैसे ये अंदर दसता जाएगा, ये इधर वाली कोशिकाएं टूटती जाएगी, जिसको सेल्स ऑफ रॉबर बोला था, तो थोड़ी बहुत इनर सेल मास की कोशिकाएं भी टूट जाएगी, गर्भाशय की भी कोशिकाएं टूटने वाली है, क्योंकि अंदर अंदर धसता जाएगा, है ना, और धीरे धीरे वो गर्भाशय की पूरी कोशिकाएं, गर्भाशय की कोशिकाएं ये पूरे भ्रूण के चारों तरफ फैल जाती है, इतना वो अंदर तक गर्भाशय में धसेगा, और प्रक्रिया को क्या बोलते हो, रोपण। तो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में, इस अवस्था में रोपण हो रहा है, रोपण को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, हाँ, इम्प्लांटेशन होगा, चलो, आफ्टर इम्प्लांटेशन, और हमने स्टेज को क्या बोला है, ये दिस इज ब्लास्टोसिस्ट, है ना, हाँ। अब इम्प्लांटेशन के बाद ये अगली स्टेज में जाएगा, क्या बोलेंगे, गेस्ट्रूला, चलो अब धीरे धीरे गेस्ट्रुलेशन आएगा समझ में, ध्यान से। अब हम सिर्फ इनर सेल मास की बात करेंगे, क्योंकि फीटल मेम्ब्रेन बाद में पढ़ना है, अभी हम इनर सेल मास की बात करते हैं, ठीक है, इतना इतना डायग्राम बना रही हूँ, देखो,
नेक्स्ट डायग्राम में ये तो अब ट्रोफोब्लास्ट को तो कुछ करना नहीं है, ये वैसी की वैसी है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इनर सेल मास की जितनी कोशिकाएं हैं वो दो प्रकार की कोशिकाओं में डिफरेंशिएट होगी। ठीक है, कैसे? कुछ कोशिकाएं तो ऐसे कॉल्यूमनर हो जाती है, आकार में कॉल्यूमनर, स्तंभाकार बोलते हैं। कुछ तो स्तंभाकार उपकला ऊतक में बदल जाती है, और कुछ घनाकार में बदल जाती है। एक एक परत ही ऐसा नहीं, बहुत बहुत रहती है, मैं एक एक बना रही हूँ, है ना। तो कुछ कोशिकाएं बहुत सारी स्तंभाकार में, और कुछ कोशिकाएं घनाकार उपकला ऊतक में डिफरेंशिएट होती है। ये देखो, चलो इतना क्लियर हो रहा है। और अंदर तो तुम देख ही रहे हो, ये गुहा है। गुहा को क्या बोला था? अभी तो है ब्लास्टोसिल, है ना। ठीक, और इस प्रकार से ये कुछ तो घनाकार उपकला ऊतक और कुछ स्तंभाकार। इतना क्लियर है। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, वो तो सब डायग्राम से याद होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ऊपर की तरफ कौन सी कोशिकाएं बताई मैंने? स्तंभाकार। वो कुछ कोशिकाएं अंदर धंसने वाली है। ठीक है ना, इसको वापस वैसे ही रखेंगे। बार बार इसलिए बना रही हूँ कि तुम कंफ्यूज मत हो जाओ। ट्रोफोब्लास्ट को कुछ करना नहीं है, उसको वैसे ही रखो। ठीक है, कुछ कोशिकाएं स्तंभाकार कोशिकाएं, सिंक्स बोलेंगे, वो नीचे धस जाती है, ऐसे नीचे धसती है, देखो दिख रहा है ना, ऐसा है ना भ्रूण। तो ऐसे अंदर धस गई, बीच में से अंदर धस गई। तो अंदर धसी तो तुमको डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे गुहा बन गई। इसको एमनियोटिक कैविटी, इसको एमनियोटिक गुहा बोलेंगे, जो भ्रूण के चारों तरफ बनने ही वाली है, विकसित होगी वो। तो एक तो एमनियोटिक कैविटी बन गई। ठीक है, और ये जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं, कौन सी बताई मैंने? घनाकार। घनाकार दिख रहा है। सबसे नीचे वाली परत, ये भी बहुत सारे परतों में रहती है। सबसे नीचे वाली परत की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होगी और ब्लास्टोसिल में गिरने लग जाएगी। ये देखो, अपन ने देखा ये घनाकार है। ठीक है, देखो, तो ये काफी तेजी से विभाजित होने लगती है। कुछ तो वहीं रहती है, और कुछ डिटेच होकर नीचे गिर रही है। नीचे मतलब कहाँ? ब्लास्टोसील में। दिख रहा है? हाँ, देखो अब क्या दिख रहा है डायग्राम में। अच्छा, और ये दो परतें, इसको नाम तो देना पड़ेगा ना, वेट। ये जो ऊपर वाली परत है, इसको बोलते हैं इपीब्लास्ट। और ये जो नीचे परत बनी है, इसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। इतना दिख रहा है। हाइपोब्लास्ट की कुछ कोशिकाएं तेजी से विभाजित हुई, कुछ तो वहीं रही, कुछ नीचे गिरी, और वो गिरने लगी कहाँ? ब्लास्टोसिल में। तो डायग्राम में दिख रहा है कि ब्लास्टोसिल भर जाएगा धीरे धीरे, है ना। ब्लास्टोसिल हो गया खत्म, ऑब्लिटरेट हो गया, खत्म हो गया। दिख रहा है? अच्छा, ये सब स्टेज कब पढ़ा रही हूं मैं? जब वो रोपित हो गया है, उसके बाद, है ना। ठीक है, ब्लास्टोसिल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पे आए, देखो अब वो जो हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं हैं, जो कि ब्लास्टोसील को भर चुकी है। ठीक, ये इपीब्लास्ट, इसको ऐसे रहने दो, ये इपीब्लास्ट, इपीब्लास्ट की कोशिकाएं। हाइपोब्लास्ट की कोशिकाएं जो उधर फिलअप कर चुकी है ना, वो अपने आप को फिर से रीअरेंज करने वाली है, वो अपने आप को फिर से जमाएगी। ये देखो, अब भर तो गई है। अब उन्होंने ब्लास्टोसिल तो कर दी खत्म, अब वो फिर से रीअरेंज होने लगी, अपने आप को ऐसे जमा लेगी। हुआ क्लियर? अब इनके रीअरेंजमेंट से वापस तो एक नई गुहा बन गई। बोलो, गेस्टुला की कैविटी को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला की कैविटी को ब्लास्टोसील, और गेस्टुला की कैविटी को आर्केंट्रॉन।
एक नई गुहा बनी, क्या बोलेंगे? आर्केंट्रॉन, समझे? और मनुष्यों में ये पहली भ्रूणीय परत अलग होती है, एंडोडर्म, इसको बोलते हैं एंडोडर्म। इतना ठीक है? हाँ, पहली जर्माइनल लेयर, भ्रूणीय परत एक बन गई, इसको अपन ने एंडोडर्म बोला। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, वो ब्लास्टोसील खत्म हो गई, मतलब जब ब्लास्टूला से जब सेल गेस्ट्रूला में जाता है तो ब्लास्टोसील तो खत्म हो जाती है, एक नई गुहा बनती है, क्या बोला हमने? आर्केन। अब आगे बताओ कि इससे आगे अब मैं डेवलपमेंट बनाऊंगी कि आगे फिर आर्केंट्रॉन भी खत्म होती है, ब्लास्टोसील जैसे ये भी खत्म होगी, या ये रहेगी? ये खत्म नहीं होगी, करेक्ट, ये रहेगी और ये काय में बदलेगी, ये बदलती है आहार नलिका में, ये हमेशा गट में चेंज होती ये हमेशा बनी रहेगी, ठीक है? और तुमको इससे क्या समझ में आ रहा है कि आहार नलिका की उत्पत्ति एंडोडर्म से हुई है, क्योंकि इसके चारों तरफ कौन सी लेयर बनी है? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, एंडोडर्म अलग हो गई है ना, तो मनुष्यों में पहली भ्रूणीय परत जो अलग होती है दैट इज एंडोडर्म। हाँ, दिख रहा है तुम्हें डायग्राम में? अब आगे देखो, अब सिर्फ इतना इतना डायग्राम बनाने वाली हूँ, ये इतना, मतलब इपीब्लास्ट की कोशिकाएं बना रही हूँ। एंडोडर्म तो अलग हो गई है, हाइपोब्लास्ट से हो गई है, अब अपन इपीब्लास्ट की कोशिकाओं पे आएंगे, ठीक है? ये इपीब्लास्ट की कोशिकाएं, इनको देखो। अब इपीब्लास्ट की कोशिकाएं काफी तेजी से डिवाइड करने वाली है, सिर्फ इपीब्लास्ट की बात कर रही हूँ, इसको अलग कर लेते हैं, हाइपोब्लास्ट पहले ही अलग हो गई है, दिस इज हाइपोब्लास्ट, और इसने क्या बना लिया है? एंडोडर्म, इसको अलग कर लो, ये तो अलग हो गई, ठीक है? ये इपीब्लास्ट ऊपर वाली, ये कोशिकाएं ऐसे लगातार डिवाइड करेगी, देखो ये तेजी से डिवाइड करेगी इपीब्लास्ट की कोशिकाएं, दिख रहा है? और धीरे धीरे इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज, ठीक है? ये हाइपोब्लास्ट है, ठीक है? और ये ऐसे डिवाइड हुई, देखो इस तरह से डिवाइड हो गई ये, और इसने एक लंबी सी जो स्ट्रक्चर बनाया उसको कहा जाता है, दिस इज प्रिमिटिव स्ट्रिक, इसको प्रिमिटिव स्ट्रिक बोलते हैं। अच्छा, तो प्रिमिटिव स्ट्रिक से फ्यूचर में क्या होने वाला है? ब्रेन, ब्रेन अंदर, ये इसकी कोशिकाओं से ब्रेन बनने वाला है, ब्रेन। तो जहां प्रिमिटिव स्ट्रिक बनता है वो बच्चे का एंटीरियर है साइड, वो बच्चे का अब डिसाइड हो जाएगा जहां प्रिमिटिव स्ट्रिक बनेगा कि यहाँ पे उसका हेड रहेगा, और अपोजिट साइड पे उसके पैर बनेंगे, ठीक है? तो प्रिमिटिव स्ट्रिक एंटीरियर पार्ट डिसाइड कर देता है बच्चे का, फ्यूचर में यहाँ उसका सर बनेगा, खोपड़ी, मस्तिष्क, वो सब प्रिमिटिव स्ट्रिक की कोशिकाओं से ही बनने वाला है, ठीक है? तो ऐसी एक प्रिमिटिव स्ट्रिक बनेगी, और प्रिमिटिव स्ट्रिक के नीचे तुम देख रहे हो कि जो जो इपीब्लास्ट कोशिकाएं, देखो ये इपीब्लास्ट कोशिकाएं अब ये तेजी से ऐसे नीचे वाली डिवाइड करेगी, प्रिमिटिव स्ट्रिक के नीचे वाली कोशिकाएं तेजी से डिवाइड करेगी और अपने आप को ऐसे साइड वे में फैला लेगी, ये देखो दिख रहा है? सिर्फ प्रिमिटिव स्ट्रिक के नीचे वाली कोशिका तेजी से विभाजित होती है, अपने आप को ऐसा फैला लेती है। अब ये कोशिकाएं जो है, वो जो ऊपर है वो तो बना देती है एक्टोडर्म, है ना? और जो साइड वे में फैली ये क्या बना देगी? मेसोडर्म। इतना हुआ क्लियर? ये सारी कोशिकाएं, है ना, इस प्रकार इनर सेल मास की सभी कोशिकाएं अपने आप को तीन भ्रूणीय परतों में बांट लेती है। इतना क्लियर है? जब तीन भ्रूणीय परतें सेपरेट हो जाती है तभी तो बोलते हैं गेस्टुलेशन कंप्लीट हो गया, है ना? तो जोना पेलुसिडा अभी तक बनी हुई है,
अभी तक भ्रूण की वृद्धि वगैरह नहीं हो रही है ना। अब ये वृद्धि करेगा, अब जब ये वृद्धि करेगा तो फिर वो जोना पेलुसिडा फटेगी। अभी तक है जोना पेलुसिडा, ठीक है। हाँ, तो 3 भ्रूणीय परतें अलग हो गई है ना। अब जब भ्रूणीय परतों से अंग बनेंगे और अंग से तंत्र बनेगा तो हम बोलेंगे कि धीरे धीरे एम्ब्रियो फीटस में चेंज होगा, भ्रूण धीरे धीरे गर्भ में बदलेगा, ठीक है। जब तक भ्रूण कब तक बोलते रहते हो, जब तक उसके अंगों का निर्माण नहीं हुआ है। अब जब अंग बनेंगे इससे तो हम उसको क्या गर्भ बोलेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ इधर ही लिख देती हूँ, देखो। तो एक एक सिस्टम याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्टोडर्म पे चलती हूँ, तुमको अभी समझाया मैंने कि एक्टोडर्म से तो ये ब्रेन वगैरह बनेगा, है ना। तो एक्टोडर्म्स के कोशिकाओं से नर्वस सिस्टम, और एक्टोडर्म की कोशिकाओं से बच्चे की स्किन, वो सब ऐसे बाहर जमेंगे, है ना। और त्वचा और नाखून और बाल, ये सब है ना, स्किन और उसके अपेंडेजेस, हेयर, और क्या बोलोगे, नेल्स, ये सब एक्टोडर्म से बनेंगे। हाँ, अभी अपन ने एंडोडर्म बनाया था। एंडोडर्म से डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, मतलब पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी एंडोडर्मल है। चाहे तुम लीवर ले लो, है ना, डाइजेस्टिव से जुड़े हुए पार्ट सब एंडोडर्मल। और भ्रूणीय अवस्था में डाइजेस्टिव बोलोगे तो फेरिंग्स बनेगा। फेरिंग से ही ऐसे आउटग्रोथ होके फेफड़े बनते, फेरिंग से ही फेफड़े बनते। तो हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, उसकी ओरिजिन भी क्या लिखोगे, एंडोडर्म। तो श्वसन तंत्र भी एंडोडर्म है ना। मिजोडर्म, इसको तो इतना रटने की जरूरत ही नहीं है, तुमने संयोजी ऊतक पढ़ा था, मिजोरम से बना था। संयोजी ऊतक में तुमने ब्लड पढ़ा था, तुमने बोन्स और कार्टिलेज पढ़ा पढ़ा था ना। हाँ, तो मीजोडर्म से देखो स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, मसल भी तो बनी, ब्लड बना, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, है ना। अच्छा, किडनी की ओरिजिन तुमने मिजोडर्मल, और किडनी के ऊपर गोनेड्स बने थे, है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब मिजोरम से बनेंगे। इतना क्लियर है। तो फ्यूचर में इन्हीं 3 भ्रूणीय परतों से सारे अंगों का निर्माण होगा, और अंगों से सिस्टम का होगा, और धीरे धीरे एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाएगा, फीटस। इतना ठीक है। फीटल डेवलपमेंट का जो पूरा टाइम है वो 9 महीने का है मनुष्यों में, और उसको गेस्टेशन पीरियड या उसको गर्भकाल बोलते हैं, है ना। तो पूरे 9 महीने तक ये ऑर्गन बनेंगे, और ऑर्गन से सिस्टम बनेगा। इतना क्लियर है। ये पूरा गेस्ट्रुलेशन है यहां से, दिस इज गेस्ट्रुलेशन, ठीक। चलो, अब बनाओ डायग्राम। नहीं, पेज छोड़ा वो तो मैंने, वो तो फर्टिलाइजेशन के लिए, वहां थोड़ी। ये जहां भी डायग्राम बना है इसके आगे लिखो। तो इतना धीरे लिखोगे तो मैं क्या करूं, अब किसी के इससे उतार लो। हाँ, इसके बाद लिखना है। नहीं, हेडिंग कुछ नहीं, एम्ब्रियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। लिखो, मोरूला अवस्था, वो सब तुम पढ़ चुके हो, लेकिन इधर लिखना जरूरी, नहीं तो भूल जाओगे। मोरूला अवस्था फेलोपियन नलिका में पूर्ण हो जाती है। मोरूला अवस्था फेलोपियन नलिका में पूर्ण हो जाती है।
हाँ, जो दिया है एनसीईआरटी वो मैं नहीं लिखवा रही, जो नहीं दिया वो लिखवा रही। हाँ, मोरुल अवस्था फेलोपियन नलिका में पूर्ण हो जाती है। हाँ, जो दिया है मोरुला अवस्था फेलोपियन नलिका में ही पूर्ण हो जाती है। और लिखेंगे यह यह कोशिकाओं का ठोस समूह होता है। यह कोशिकाओं का ठोस समूह होता है। ब्रैकेट में लिख लो 8 से 16 कोशिकाएं। 8 से 16 कोशिकाएं। ठीक है, अगला लिखो। गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था शुरू होती है। गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था शुरू होती है तथा इसी अवस्था में रोपण होता है। तथा इसी अवस्था में रोपण होता है। गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था पूर्ण होती है। पूर्ण होती है लिखो, ब्लास्टोसिस्ट पूर्ण, क्या लिखा अपन ने? अच्छा, शुरू होती है। हाँ ठीक है, और इसी अवस्था में हाँ रोपण होता है। आगे लाइन डालो। गर्भाशय तक पहुंचने में 1 सप्ताह का समय लगता है। गर्भाशय तक पहुंचने में 1 सप्ताह तक का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट डालो। ब्लास्टोसिस्ट में एक गुहा होती है। ब्लास्टोसिस्ट में एक गुहा होती है जिसे ब्लास्टोसील कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में गुहा होती है जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ओ सॉरी, ब्लास्टोसील कहा जाता है। इसी अवस्था में ब्लास्टोमियर्स का भविष्य तय हो जाता है। इसी अवस्था में ब्लास्टोमियर्स का भविष्य तय हो जाता है। तय हो जाता है। इनर सेल मास की कोशिकाओं से इनर सेल मास की कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण। इनर सेल मास की कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण तथा ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं से भ्रूणीय परतों का निर्माण होता है। ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं से भ्रूणीय परतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट लिखो। रोपण की प्रक्रिया में या रोपण की प्रक्रिया के पश्चात लिखो। रोपण की प्रक्रिया के पश्चात गैस्ट्रुला अवस्था होती है। रोपण की प्रक्रिया के पश्चात गैस्ट्रुला अवस्था होती है। इसमें एक गुहा आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है। इसमें एक गुहा आर्केंट्रॉन का निर्माण होता है जिससे जिससे आगे जाकर आहार नलिका बनती है। जिससे आगे जाकर आहार नलिका बनती है। नेक्स्ट पॉइंट डालो।
गैस्ट्रुला अवस्था में ब्लास्टोमियर्स गैस्ट्रुला अवस्था में ब्लास्टोमियर व्यवस्थित होकर गैस्ट्रुला अवस्था में ब्लास्टोमियर्स व्यवस्थित होकर 3 भ्रूणीय परतों का निर्माण करते हैं। तीन भ्रूणीय परतों का निर्माण करते हैं। इनकी गति को, या आया एग्जाम में, इनकी गति को मॉर्फोजेनेटिक इनकी गति को मॉर्फोजेनेटिक गति कहा जाता है। मॉर्फोजेनेटिक गति कहा जाता है। समझ रहे हो ना? है ना? वो देखो मिजोरम के लिए नीचे आए, है ना, हाइपोब्लास्ट के सेल नीचे आए फिर जमा आए, तो मतलब गैस्ट्रुला अवस्था में वो उनको गति तो करना पड़ेगी ना, 3 भ्रूणीय परतें। तो फिर एग्जाम में आया था कि मॉर्फोजेनिक मूवमेंट कौन सी स्टेज में देखी जाती है? गैस्ट्रुला। अभी गैस्ट्रुला ही बता रही हूँ, ठीक है। और कैविटी को क्या बोला उसका? आर्केंट्रॉन। हाँ लिखो, और लिखो आगे। मनुष्य में पहली अलग होने वाली भ्रूणीय परत मनुष्य में पहली अलग होने वाली भ्रूणीय परत एंडोडर्म होती है। पहली अलग होने वाली परत एंडोडर्म होती है। नेक्स्ट लिखो, इन्हीं 3 भ्रूणीय परतों से अंग तथा तंत्र का निर्माण होता है। इन्हीं 3 भ्रूणीय परतों से अंग तथा तंत्र का निर्माण होता है तथा भ्रूण गर्भ में परिवर्तित होता है। अब एनसीईआरटी पढ़ो पहले, है ना, और फिर मैं फर्टिलाइजेशन लिखवाऊंगी और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले अब मुझे डायग्राम समझा दो एनसीईआरटी के, एक बुक दे दो। हाँ तुम दोनों एक बुक रखो बीच में, मैं समझा रही हूँ। एकदम एकदम क्लियर है डायग्राम। ठीक है, चलो बच्चों, पेज नंबर 57। पेज नंबर 57। हाँ बहुत ही अच्छे से डायग्राम देखना, क्योंकि इसमें से एक एक डायग्राम भी एग्जाम में आ गया लेबलिंग के लिए उठ के। जी वाला आ चुका है, एफ वाला आ चुका है, तो थोड़ा ध्यान से देखो। चलो अब पहले अपन ए पे आ गए। ऊपर का डायग्राम ए देखो, ए क्या है? वो अंडाणु है। कौन सी अवस्था में? सेकेंडरी साइड। ए को अंडाणु लिखो। अंडोत्सर्ग हुआ है ना? अच्छा, उसी ए को नीचे देखो ना, सेकंड डायग्राम में देखो, उसी ए को, वो देखो, अंडाशय से बाहर आया, अंडोत्सर्ग बोला ना। और ये कौन सी अवस्था में? सेकेंडरी oocyte। दोनों दोनों डायग्राम ध्यान से देखना है। हाँ, तो अंडाणु है वो, फेलोपियन नलिका में आया, दिख रहा है तुम्हें? कौन से हिस्से ने लिया? फीमरी वाले, मतलब इनफंडिबुलम। पहले भाग को क्या बोला था? इनफंडिबुलम। खींचा उसको अपनी तरफ, हो गया। अब ऊपर के डायग्राम में अब बी देखो। बी में देखो बहुत सारे शुक्राणु अंदर जा रहे हैं, मतलब निषेचन हो रहा है, लेकिन एक शुक्राणु अंदर गया है देखो, और जाइगोट बनेगा। तो बी में लिखो निषेचन,
बी में निषेचन तथा जायगोट का निर्माण, बी में निषेचन हुआ और जायगोट का निर्माण हुआ। ठीक है, चलो बताओ निषेचन कहाँ दिख रहा है? एग्जैक्टली दिख रहा है एम्पुला। नीचे देख लो बी डायग्राम, एम्पुला में हुआ। चलो अब यहाँ 30 घंटे बाद पहला डिवीजन होगा और एक सेल से कितने बनेंगे? 2। तो सी डायग्राम देखो, 1 से 2, डी में देखो 2 से 4, ई में 4 से 8 और एफ में 8 से 16। उधर 8 है ना और 16, तो इन्होंने 8 सेल्ड में इसको मोरूला लिखा है और नीचे 16 भी सॉलिड वॉल ऑफ सेल से मोरूला, ये भी मोरूला है 16 सेल्ड में मोरूला। नहीं अब ऊपर देखने से कुछ नहीं होगा, चलो बी, अब सी पे आ जाओ। चलो बताओ नीचे सी में कहां तक आया वो? इस तमस में आया। कितनी कोशिकाएं बन गई? 2। आगे देखो डी, कितनी बन गई? 4, फिर 8, फिर 16, है ना। ई और एफ, एफ तक मोरूला है, देखो अच्छे से। तो ये गर्भाशय में आया है, मोरूला पूरा हो गया। ठीक है, ई और एफ गर्भाशय में मोरूला पूरा हो गया। अब नीचे का डायग्राम देखो, जी कोरकपुटी, उसको लेबल करो ब्लास्टोसील। हाँ कोरकपुटी को, हाँ ठीक है, पर मैंने उसके अंदर की जो गुहा है ब्लास्टोसील करो। कोरकपुटी को ब्लास्टोसिस्ट। अच्छा जी में है ना, उसके अंदर गुहा दिख रही ब्लास्टोसील। हाँ जी कोरकपुटी ब्लास्टोसिस्ट है, उसके अंदर की गुहा ब्लास्टोसील है। हाँ एक एक सिंगल लेयर दिख रही है ट्रोफोब्लास्ट, लिखो ट्रोफोब्लास्ट। और एक तरफ वो कोशिकाओं का समूह दिख रहा है, उसको क्या बोलोगे? इनर सेल मास। दिखा? और तुम खुद जी में देखो, रोपण, उधर ऊपर देखो जी में कोरकपुटी रोपण। एफ में जी एच, सॉरी हाँ एच में। तो अब बताओ बस उन्होंने बोला जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो गर्भाशय में बना है, देखो। और वो जी में रोपित, एच में रोपित हो गया। तो अब बताओ मुझे कि वो जहां रोपित हुआ है, जहां दिखा रहे हैं अंडा, वहीं रोपित होता है? कहाँ रोपित होता है? फंडस में होता है। मैं पढ़ समझाया तुमको, फंडस है ना। तो बस इस डायग्राम में सब बताया है, वो यहाँ चिपकेगा नहीं, वो अंदर तक थोड़ा जाएगा फिर डिटेच हो जाएगा। तो वो ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में कहीं भी इम्प्रॉपर साइड पे चिपक नहीं सकता है। क्यों? जोना पेलुसिडा है, वो उसको कहीं भी गलत जगह पे चिपकने नहीं देती। वो हटेगा यहाँ से, घूमेगा और फिर वो फंडस पे जाके चिपकेगा। हाँ जाएगा बिल्कुल। इतना क्लियर है? इन्होंने तो एक साइड बताया, वो कहीं भी जाके अटैच हो सकता है पर वहां रोपित नहीं होगा। रोपित होने के लिए वो फंडस पे जब तक नहीं जाएगा तब तक रोपण नहीं होगा। इतना हुआ क्लियर? अच्छा डायग्राम एकदम क्लियर है? चलो अब पढ़ो। अब ये पढ़ना है निषेचन एवं अंतरोपण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन अब जो मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब इसमें से सब में से क्वेश्चन आते हैं, समझे? ये पूरा ध्यान से पढ़ो एकदम।